सुधीजनों, जीना यदि आर्ट है तो अच्छी तरह से जीना फाइन आर्ट है। और यह कला बहुत कम लोगों को आती है। बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, यह जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहते हैं कि अगर कोई पौधा खाद पानी के अभाव में मर जाए तो उसके मर जाने के बाद आप चाहे जितना खाद पानी दे लें, वो पौधा वापस पुनर्जीवित नहीं होगा। बस इतनी सी बात में बच्चों के पालन पोषण की सारी कलाएं छिपी हुई है। ये निश्चित तौर पे एक आर्ट है। और अगर इन सारी चीजों को विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आइए हम लेकर आए हैं आपके लिए शिक्षाविद डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह का व्याख्यान, जो इसी विषय से रिलेटेड है। अंत तक सुनना न भूलिएगा सुधीजनों, क्योंकि बहुत से जिंदगी के कीमती सूत्रों की परतें खुलेंगी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के व्याख्यान से। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी का व्याख्यान, कीमती सूत्र जीवन के। अरहतो सम्मा सबसे पहले इस सभागार में बैठे हुए जितने भी हमारे अग्रज हैं, आपको चरण स्पर्श, हम उम्र हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। आई एम 65 ईयर्स ओल्ड। मैं 65 वर्ष की अवस्था का व्यक्ति हूँ। अब यहाँ मुझसे जो ऊपर है वो एक बार पुनः मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। आशीर्वाद आशीर्वाद। बुद्ध की प्रतिमा देखा तो ख्याल आया कि बात यहीं से शुरू करूं। बड़ी कीमती बात बुद्ध ने कही थी। कहा था, मानो नहीं जानो। कमाल का शब्द है। शास्त्रों में जो लिख दिया गया इसलिए उसको आप मान लो कि वो वहां लिखा है। बुद्ध ने कहा कि ये गलत है। बड़े बुजुर्गों ने बता दिया इसलिए मान लो, ये भी गलत है। जो तुम्हारी अनुभव की कसौटी पे कसकर तुम्हारे लिए शब्द के रूप में प्रकट होता है, उसे जानने के बाद ही उसे मानना। आज मैं जितनी बातें आपके समक्ष कहूंगा उसे इसी आईने के परिप्रेक्ष्य में रखकर आप अंत तक सुनने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, यहां बैठे हुए उन तमाम लोगों को जो यहां बैठे हुए होते हुए भी कहीं और हैं, आपसे सादर आग्रह है कि जब तक हम आपसे ये बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं उतनी देर के लिए आप हमारे साथ होंगे। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इंटर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटियों में एक अध्यापक जो 40 मिनट का पीरियड पढ़ाता है, मैं खासकर शिक्षिकाओं के लिए भी कह रहा हूं, उसमें मात्र 3 मिनट की ही पढ़ाई होती है। यह बहुत धक्का पहुंचाने वाला तथ्य मैं आपको दे रहा हूं। एक शिक्षक जो 40 मिनट पढ़ाता है उसे भ्रम है कि मैं 40 मिनट पढ़ा रहा हूं। समय के अनुसार वो 40 मिनट पढ़ाया। कक्षा में छात्र उपस्थित है, टीचर उपस्थित है, इस नजरिए से वो 40 मिनट पढ़ाया। लेकिन एवरेज मात्र 3 मिनट का आता है एक छात्र के हिस्से में। आप पूछेंगे वो कैसे?
वो शरीर से तो मौजूद होता है 40 मिनट, लेकिन मन से क्लास में होते हुए भी वो बाहर होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षक 40 के 40 मिनट छात्र को फिजिकल और मेंटल क्लास में हाजिर करा दे, वही सर्वोत्तम शिक्षक है। और ये कला बहुत कम शिक्षकों को। कैसे होगा ये विषय? यहीं से अलग हो जाता है और शिक्षकों की दिशा में वो जाता है। लेकिन आज तो हम इस विषय पे बात करने आपसे नहीं आए हैं। आज हम उस मातृ शक्ति से बात करने आए हैं, या उस अभिभावक से बात करने आए हैं जिसके हिस्से में इतनी कीमती चीज है, जिसका एहसास लाखों करोड़ों में 2-4 अभिभावकों को होता है। ख्याल कीजिए, आप देश के मुस्तकबिल को तराशने का कार्य कर रहे हैं। यह छोटा कार्य नहीं है। एक बच्चा जो जीवन में आया है, मात्र वो किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार दे, बस इतनी कहानी नहीं है। और अगर वो जिंदगी कायदे से नहीं गुजार पाएगा तो बराबर का हिस्सा लेने के लिए मां और बाप दोनों तैयार रहे। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। लेकिन थोड़ा उस दिशा में जाने के पहले आपको दुनिया का ट्रेंड बताएं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ये पूरी की पूरी दुनिया सिद्धांत आधारित विषय के अंतर्गत चलती थी। ध्यान से समझिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सारी दुनिया व्यवहार आधारित सिद्धांत के ऊपर चलने लगी। चलिए इसे उदाहरण से समझा के मूल विषय पे आ जाते हैं। रात्रि का समय था। समुद्र के अंदर एक पानी का जहाज, वो भी सेना का, नौसेना का जहाज जा रहा था। तभी उसको सूचना प्राप्त हुई कि हमारी ही दिशा में एक और जहाज की लाइट दिखाई दे रही है। कृपया हमें निर्देशित किया जाए कि हम क्या कार्रवाई करें। जहाज के कैप्टन ने कहा कि जिस जहाज की रोशनी तुम्हें दिखाई दे रही है, उसके कैप्टन से संपर्क करो और उससे कहो कि वो अपनी दिशा बदल दे। और जब उसने कहा उससे कि अपनी दिशा बदल दो, तो उधर से जवाब आया, हम अपनी दिशा नहीं बदल सकते। अब ये खतरनाक की स्थिति थी। उसने फिर अपने कैप्टन से पूछा कि वो कह रहा है कि हम दिशा नहीं बदल सकते, अब क्या विकल्प है मेरे पास? कैप्टन ने गुस्से में कहा कि उसको सिग्नल दो, चेतावनी दो कि अगर दिशा नहीं बदला तो टारपीडो मार के हम तुम्हें खत्म कर देंगे। कैप्टन को लगा था कि दुनिया की सबसे बड़ी धमकी मैंने उसको दी है। 20 समुद्र में है, कहां जाएगा? 110% आश्वस्त था कि वो अपना डायरेक्शन बदल देगा। लेकिन जो जवाब आया, उसने तो एकदम इनके नाव के नीचे से समुद्र खींच लिया। हालांकि कहावत यह है, पैर के नीचे से जमीन खिसकना, मैं थोड़ा इसे बदल रहा हूं। उधर से जवाब आया कि कैप्टन, आप टारपीडो से मार के उड़ाना चाहते हो तो उड़ा दो, लेकिन उसके बावजूद हमारा निर्णय वहीं टिका हुआ है कि हम अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम लाइट हाउस से बोल रहे हैं। लाइट हाउस का मतलब आप समझ रहे हैं? समुद्र के किनारे बहुत ऊंची मीनार बनाई जाती है, उस पे लाइट लगाई जाती है, जिससे समुद्र के अंदर भटके हुए जहाज उसके सहारे समुद्र के किनारे तक आ सके। फिर वाक्य दोहराता हूं, कैप्टन ने कहा कि टारपीडो से उड़ाना है तो उड़ा दो, लेकिन हम डायरेक्शन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम लाइट हाउस से बोल रहे हैं। और यहीं से दोनों फर्क आप समझ लें। लाइट हाउस वाला सिद्धांत आधारित जिंदगी जी रहा है कि जान चली जाएगी, लेकिन सिद्धांत से मैं दाएं बाएं नहीं हो सकता। और समुद्र के अंदर खड़ा वो जहाज का कैप्टन
व्यवहार आधारित जिंदगी जी रहा है, जिसे अंत में रास्ता बदलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प उसके पास नहीं है। यहीं से जिंदगी के दो रास्ते खुलते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। और दूसरा है, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। अभी जितने लोग पीछे बैठे हैं, जो पुरानी पीढ़ी के हैं, अध्यापक, अभिभावक, शिक्षिकाएं या बाकी मंच पे भी जो लोग हैं, तो हम लोग के जमाने का सिद्धांत यही था कि जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। आप वहां तक पहुंच रहे होंगे जहां तुमने बातें कहा। गार्जियन ने जो कहा मान लेना है, जो खिलाया खा लेना है, जैसे रखा वैसे हम रहे। शादियां उन्होंने कर दिया, अब पता नहीं डोली में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रही है, लेकिन जो है मान लो, पसंद कर लो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी वो ये कहती है कि जो हमें पसंद है हम उसे हासिल करेंगे। अब ये एक अलग विचार विमर्श का विषय हो सकता है कि क्या पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है। नहीं, उसमें आप न जाएं, क्योंकि बहुत सी चीजें काल, परिस्थिति और समय के अनुसार सही और गलत की परिभाषा पे चढ़ती है। आज की तारीख में प्रभु श्री राम से अगर हमें कुछ ग्रहण करना है तो उनका धैर्य हम धारण कर सकते हैं, उनके संस्कार धारण कर सकते हैं, उनके बहुत सी चीजें हम धारण कर सकते हैं। लेकिन आज कोई अगर किसी भी तरह से हमको समझावे, लेकिन मेजर अरविंद कुमार सिंह जी उनका धनुष बाण स्वीकार नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। तो फिर मैंने वही बुद्ध की बात फिर वापस करता हूं कि आप पहले जानिए फिर मानिए। अब आइए आपकी पेरेंटिंग के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारी एक टीचर होती थी, उनका नाम बताने में मुझे कोई परहेज नहीं है। ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ, मतलब वो मेरे लिए सर्वोत्तम टीचर थे। उनका नामकरण हम लोगों ने बचपन में रखा था लंबी चोटी वाली टीचर की। बड़ी लंबी लंबी चोटी थी उनकी, और एक शब्द मुझसे उन्होंने जोड़ दिया था कि मेरे क्लास का ये सबसे शैतान लड़का है, तो लिहाजा इसकी जो है मेज और कुर्सी मेरे बगल में रहेगी, ये मेरे आंख के सामने रहना चाहिए, पीछे क्या हरकत करेगा पता नहीं। आज मेरे व्यक्तित्व के अंदर जो कुछ भी है मैं प्रणाम करता हूं, उनकी बदौलत है। उन्होंने मुझे डैश पे बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे करेज दिया, कॉन्फिडेंस दिया, बहुत कुछ जिंदगी का दिया। उनका इतना ऋणी हूं कि 7 जन्म भी लूं तो उनका ऋण मैं चुका नहीं सकता। शीला मेहता जी उनका नाम है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अभी भी वो जिंदा है। तो उनके द्वारा एक छोटी सी कहानी सुनाई गई थी, वो आज भी मेरी स्मृतियों में है और मैं उसे आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक लड़का बड़ी उम्र का चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। देश का कानून बड़ा सख्त था, और जब वो पकड़ा गया तो चूंकि चोरी के दौरान ही संघर्षों के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, लिहाजा उसे फांसी की सजा मुकर्रर की गई। उस लड़के से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस लड़के ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं मृत्यु के पहले। उसकी मां को बुलाया गया और मां बहुत भावुक होकर आई थी अपने बेटे से मिलने की, अब तो उसको फांसी लग जाएगी। उसने पूछा कि बेटे बताओ मैं तुम्हारे लिए इस अंतिम समय में क्या कर सकती हूं। तो उस लड़के ने कहा था कि मां तू अपनी जीभ मेरे को दिखा।
अब ये बड़ी अद्भुत आकांक्षा है। मृत्यु की सूली पे चढ़ने वाला लड़का मां से कह रहा है कि तुम्हारी जीभ देखना चाहता हूं, और मां ने जो ही जीभ निकाली उसने अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे दिया, उसकी जीभ काट ली। दौड़े बंदी रक्षक उसको पकड़ा, और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण मेरी मां की ये जीवा है। जब जब मैं गलत कार्य करके घर आता था, इसने एक बार भी मुझको मना नहीं किया, मुझे प्रोत्साहित करती रही इस चोरी के पैसे को लाने के लिए, और उसकी इस हरकत ने आज मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। याद रखिएगा अभिभावकों, शिक्षकों, फौज में हमारे एक वाक्य चलता है कि आप चाहे कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर नहीं है तो आप आईएएस हो सकते हैं, पीसीएस हो सकते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के ऑफिसर आप बिल्कुल नहीं हो सकते। उसी प्रकार एक शिक्षक या शिक्षिका अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग की नहीं है या है, तो उसको शिक्षक या शिक्षिका कहलाने का कोई हक नहीं है। हम बहुत गुरुतर दायित्व को लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए कम बोलना है, बड़ा सधा हुआ बोलना है। वो मुल्ला नसरुद्दीन को एक जंगल में एक खोपड़ी मिल गई, तो मुल्ला ने पूछा, हुजूर आप यहां कैसे? तो खोपड़ी ने कहा कि बोलने के कारण। मुल्ला तो खुशी के मारे उछल पड़ा कि खोपड़ी बात कर रही है। अमूमन खोपड़ी बात नहीं करती। वो भागा उस देश के राजा के पास, कहा हुजूर मैंने आज एक ऐसी खोपड़ी पाई है जो बातें करती है। राजा कहा कि बकवास कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया, कोई खोपड़ी बात करती है क्या? कहा हुजूर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना। राजा को भी थोड़ा विश्वास आया, वो भी चल पड़ा अपने दरबारियों को लेकर, जंगल में आया, वो कटी हुई खोपड़ी वहीं पड़ी थी। मुल्ला ने फिर पूछा, हुजूर आप यहां कैसे? खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। तिबारा पूछा, खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब राजा का गुस्सा सातवें आसमान पे, मुझे तो पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, और इतना दूर दौड़ा दिया हम लोगों को। वजीर से कहा कि इसकी गर्दन काटो, यहीं फेंको और चलो वापस चलते हैं। मुल्ला की गर्दन कट गई, सब लोग वापस चले गए। तो वो खोपड़ी जो नहीं बोल रही थी, उसने मुल्ला से पूछा, हुजूर आप यहां कैसे? और मुल्ला ने जवाब दिया था, बोलने के कारण। कीमती है, एक शिक्षक जब बोलता है बहुत संभाल के बोलता है, उसके असर कहां से जाएंगे उसे नहीं पता। तो चलिए पहले हम मातृशक्ति से बात करते हैं। दोनों से बातें हो रही हैं, आप अंदर खोजते चलिएगा कि जो भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो हमारे पास कितना है। आपका बच्चा आप में से किसका दोस्त है? मां सोचे आपकी, या पिता सोचे आपकी। और अगर ऐसा है कि बच्चे के पास आप दोनों में से कोई दोस्त नहीं है, तो ये खतरे की घड़ी है, सतर्क हो जाइए। और एक आपका रिदम तो यही तोड़ देता हूं, जो पूरी दुनिया में लोगों ने भ्रम फैला रखा है। आप सोच के बताइएगा, मैं ज्योग्राफी का लेक्चरर रहा, 24 घंटे के बाद यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, उसमें अगर कोई भी एक व्यक्ति हो जिसको ऊपर वाले ने 25वां घंटा अलग से दिया है, तो मेरे को बताइए। नहीं दिया, 24 घंटे किसी को नहीं मिला। तो फिर इस बात का रोना आज से बंद कर दीजिए कि साहब मेरे पास समय नहीं है। अमूमन ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, अरे साहब मेरे पास समय नहीं है, अरे साहब मैं बहुत व्यस्त हूं, अरे साहब मैं दुनिया का सबसे व्यस्त हूं। नहीं साहब, ऊपर वाले ने 24 घंटे के अलावा 25वां घंटा तो दिया ही नहीं। तो आप ये बोलिए कि हमको समय का प्रबंधन नहीं पता, ये बात ज्यादा करेक्ट होगी। हम कैसे समय का समायोजन करें ये नहीं पता है। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। समय के संयोजन के लिए एक तरीका है,
बड़ा खूबसूरत। एक कॉपी पे आप लिखना शुरू कीजिए कि आप कितने किरदार इस दुनिया में जी रहे हैं। आप किसी के पिता होंगे, पहला किरदार। आप किसी के बेटे होंगे, ये दूसरा किरदार। आप किसी के पति होंगे, ये तीसरा किरदार। आप कहीं नौकरी करते होंगे, ये चौथा किरदार। ऐसे कुछ किरदार होंगे और ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। लिखना शुरू करेंगे तो एक समय एंड हो जाएगा कि इसके बाद मेरा कोई किरदार नहीं है। लिख लिया आपने। अब इसको प्राथमिकता के आधार पे इसका क्रम रखिए, जिस क्रम को आप हिला नहीं सकते। यानी कौन सी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंस है वो नंबर 1 पे जाएगी, दूसरे क्रम पे जो है वो दूसरे क्रम पे जाएगी। और जब ये हिरार्की आप तय कर दें तो जरा दिल की अतल गहराइयों में उतर के देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं जो किरदार अंतिम स्थान पे है, जिंदगी का सारा समय हम वही छोड़े जा रहे हैं। और जहां सर्वाधिक समय देना है वहां तो हम समय दे ही नहीं रहे। छोड़ दीजिए छोटी सी बात, शादी करके लाए थे आप तो 24 घंटे का 24 घंटा समय अपनी धर्म पत्नी को ही आप देते थे। लगता था रात कितनी छोटी पड़ गई, दिन कितनी लंबी हो रही है कि वो बीती नहीं रहा। और एक वक्त आपकी जिंदगी में ऐसा भी आया 10, 20 साल, 25 साल के बाद की वही औरत बहुत अच्छी साड़ी पहन के अपने को स्मार्ट बना के दरवाजे पे आपका इंतजार कर रही है। और आप आते हैं, हवा के झोंके की तरफ गुजर जाते हैं और वो दिल के अंदर सोचती है कि एक निगाह भी नहीं देखा, तारीफ भी नहीं किया, क्या हो गया 20-25 सालों में। जिंदगी मर गई, जीने का अंदाज बदल गया, प्राथमिकताओं ने रास्ता बदल लिया। ये खतरनाक है। ऐसा अगर होगा तो फिर जीवन की तमाम चीजें बदलेंगी। हाउ कैन इट मे बी पॉसिबल कि एक व्यक्ति कहीं पे नौकरी कर रहा है और अपनी नौकरी की प्राथमिकता बदल दे और कहीं और वो ज्यादा मशगूल हो जाए। तो पहला सूत्र यहां से लीजिए कि मां या पिता, कोई जरूरी नहीं, लेकिन दोनों में से एक अपने बेटे के मित्र बनिए, अपनी पुत्री के मित्र बनिए। आप कहेंगे सर अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? वो बाहर कोई रिश्ता तलाश लेंगे, वो बाहर उस व्यक्ति से पूरी तरह लिपट जाएंगे जो थोड़ा भी उनको प्यार या स्नेह दे देगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी विश्वसनीयता है वही दांव पे लग जाएगी। और फिर आपको बहुत चोट लगने लगेगी जब 10 लोगों के सामने वो बच्चा ये कह देगा, मम्मी मुझे मारती है, मम्मी मेरी सुनती नहीं, पापा मुझे हमेशा परेशान करते हैं। ये घातक है। ये भाव आया कैसे उस लड़के के अंदर? तो ये पहला सूत्र, मित्र बनिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जानबूझ के मित्र नहीं बन रहे। दरअसल दुनिया की आपाधापी में ध्यान ही नहीं गया आपका इस तरफ कि बच्चे को मैं थोड़ा समय दूं और वो आनंद से लिपट जाए मुझसे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो मेरे पापा। मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो मेरी मम्मी। ये नहीं बदलना चाहिए। कब तक? जब उसके जीवन में कोई उसका साथी न प्रवेश करे, तब तक। उसके बाद अपेक्षा मत कीजिएगा, वरना आप तकलीफ हो गई। दूसरी चीज, ये तो यहां पे बात हो आ गई। एक और चीज, मैं एक आदमी के घर गया और देखा तो बड़ा अजीब सा लगा। लड़का खूब खेलने में मस्त था और वो आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था कि बड़े चुपचाप, दिमाग खराब करके रखा है आधे घंटे से। और फिर भाई साहब उठे और उसको एक दो झापड़ रसीद कर दिए बच्चे। अब आप सोचिए, जो खुशियों के झूले में झूल रहा था बच्चा, वो तुरंत सिकुड़ गया कछुए की तरह। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि सर मेरी उम्र 55 वर्ष की है। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, इस बच्चे की उम्र कितनी है? कहा ये तो 6-7 साल का है। तो हमने कहा 6-7 साल के बच्चे को आप 55 वर्ष का क्यों बनाना चाहते हैं? इसका उत्तर दीजिए मेरे को। और आप सभी यही घर में कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास ऊर्जा बहुत है भाई, वो खेलेगा।
अब आपका तो मन उसमें लगता नहीं, आप तो कहीं मोबाइल पे मशगूल है, डिस्टर्ब कर रहा। वो जब खेले तो जी भर के खेलिए और फिर देखिए आपके हर आदेश को हनुमान जी की तरफ पूरा करेगा। अगर सजीवन नहीं मिलेगा पहाड़ उठा के लाएगा। बना दीजिए उसे अपना। और जानते हैं कि जब कोई अपना बन जाता है तो उसकी ग्रूमिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। फिर जो आप कहेंगे वो करेगा, जैसे कहेंगे वैसे करेगा। लेकिन उसके लिए पहले विश्वास की नींव का होना बहुत जरूरी है। और इसका उदाहरण मैं कहां से दूं? जब भी मैं खोजता हूं पूरे फलक के ऊपर, तो मां से बेहतर उदाहरण मुझे कहीं मिलता नहीं। दुनिया में चाहे जितना बड़ा आपराधिक कृत्य कर दे लड़का, बाप शायद उसको झटक दे, लेकिन आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला कि किसी मां ने झटका हो। और झटका भी होगा तो सामाजिक दबाव के चलते, लेकिन अंदर प्यार का वही दिया जलता रहा होगा अपने बेटे के लिए। इतना आसान नहीं है। एक मां की गोद में वही बेटा शौच कर देता है, सब कुछ कर देता है। कभी मां को नाराज होते देखा आपने? जरा वही बेटा बाप की गोद में शौच करके देखे, कैसे उठा के फेंकता है वो। अब गुस्सा किस पे उतारेगा? बताने की जरूरत नहीं है। इसको जरा सा आदत लगाओ, टाइम से ये सब किया करें। कहां पे टाइम हम अभी लिए हो, अभी चालू हो गया। नहीं, इन सब चीजों पे हमें देखना है कि दुनिया का कोई भी बच्चा उस ऊपर वाले की सबसे यूनिक तस्वीर है। और आप नहीं मानने को तैयार है, मैं उदाहरण देता हूं, अभी आपको मानना पड़ेगा। मैं तो इतने कॉन्फिडेंस में हूं। चलिए आपसे ही पूछता हूं, इस पूरी सृष्टि के अंदर दूसरे राम हुए क्या? जवाब दें आप। दूसरा राम इस सृष्टि में आया क्या? नहीं आया। दूसरे कृष्ण आए क्या? दूसरे महावीर आए क्या? दूसरे बुद्ध आए क्या? पूरी दुनिया का जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, उस ऊपर वाले ने रिपीटिशन नहीं किया है। और वो इतना बड़ा सिग्नल आपको दे रहा है जिसको आप पकड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति है उसकी मैंने कार्बन कॉपी पूरी दुनिया में नहीं बनाई है। अपने पे गर्व करना सीखो, अपनी संपूर्ण आदतों के साथ बिना हिचक के जिंदगी को जीना सीखो। और जिस दिन ही तुम किसी की नकल करते हो, उसी दिन तुम हमारी प्रतिकृति नहीं रह जाते हो। इसलिए आज से अपने बच्चे पे गर्व करना सीखिए कि मेरे बच्चे जैसा दुनिया में कोई दूसरा बच्चा नहीं है। और जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं ना, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है सुधीजनों, हम उसे संपूर्णता से स्वीकार करते हैं, उसकी बुराई और उसकी अच्छाई दोनों के साथ। जब दिल से जुड़ते हैं तब, और जब दिमाग से जुड़ते हैं ना, तो उसकी बुराइयों से हमको कुछ लेना देना नहीं है, उसकी अच्छाइयों से सिर्फ लेना देना है। ये फर्क है। एक और चीज, कभी भी भूल के, ये हमारी आर्मी का ही सूत्र है, कभी भी भूल के अपने बच्चे को सार्वजनिक स्थल पे, घर में आए हुए मेहमानों के सामने या कहीं पे भी भूल के भी मत डांटिएगा। बहुत गहरी चोट लगती है। अच्छा, आपको इसका एहसास नहीं है? चलिए इस भरी सभा में अगर मैं किसी व्यक्ति को उठा के अभी डांट दूं, तो आप महसूस कीजिए आपके दिल पे क्या चोट लगेगी। उसका तो दिल अभी अच्छाइयों बुराइयों को ही नहीं समझ पाया है, नाजुक सा दिल है, और दिमाग में घुमड़ता रहेगा पापा ने क्यों डांट दिया सबके सामने। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। ये हमारी आर्मी का भी एक असूल है। हमारे कमांडिंग ऑफिसर को अगर किसी एनसीओ या जेसीओ की बात नागवार गुजर गई, उसकी हरकत कोई नागवार गुजर गई, तो फौरन बोलेगा नाम लेके, समथिंग कमांड माई ऑफिस, और ऑफिस में बुला के अब यहां से फिर खूबसूरत बात आपको दे रहा हूं। उस एनसीओ को डांटने के लिए, उसकी एक गलती सुधारने के लिए
10 अच्छाई को पहले वो बोलेगा। 10 अच्छाई क्यों बोलेगा? क्योंकि पहली ही सीधे मैं बुराई करूंगा तो वह एकदम डिमोरलाइज हो जाएगा। आपकी गाड़ी में भी साकर लगा होगा, मोटरसाइकिल में, बाकी में वो साकर किस लिए है? गड्ढे में गाड़ी अगर जाती है तो उस चोट को बर्दाश्त करेगा और आप तक उस चोट को पहुंचने न दे। उसी प्रकार किसी आदमी की अच्छाइयां बता के अगर आप उसकी बुराई बताएंगे तो अच्छाई सौकर है, उसे काम करने के लिए प्रेरित करेगा और फिर वो बोलेगा, एहसान साहब आपने कल जो काम किया था वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया था, और उस दिन का काम तो मार्वलस था आपका, सीखना चाहिए दूसरों को। लेकिन इसमें अगर एहसान साहब एक थोड़ा सा सुधार आप करें, क्या और मार्वलस हो सकता है साहब, आपको नहीं कहना पड़ेगा, उधर से बोलेगा बताए साहब, और खुशी खुशी उसको लेके जाएगा। उसी प्रकार अपने बच्चों को डायरेक्ट मत डांटिए प्लीज, बड़ा मासूम है, ईश्वर का रूप है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा ईश्वर का रूप है कि अगर आपने मंदिर वगैरह में कहीं दर्शन नहीं किया, आज अपने बेटे का चेहरा निहारिएगा। कब? जब वो सो रहा हो। दुनिया का इतना निर्दोष चेहरा आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जरा सोते हुए देखिएगा और आप घंटों निहारते रह जाएंगे। अरे बाबा दिन भर कितनी शैतानी कर रहा था, जैसे लग रहा है समुद्र का पानी एकदम फिर हो गया, लेकिन अभी उठेगा तो फिर चालू हो जाएगा वैसे ही। इसलिए ऐसी निर्दोषता पे दाग लगाने का हक हम सबको नहीं है। सार्वजनिक रूप से कभी मत डांटिएगा, क्योंकि अभी वो इतना नहीं समझ रहा। और भी छोटी छोटी कुछ बातें, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वक्त। जब भी बच्चा स्कूल से घर वापस जाता है तो जो लोग उसके करीब हैं, जो लोग का मतलब हो सकता है पिता के पास समय है तो वो, या फिर मां के पास समय है वो, एक काम तो मोहब्बत के साथ उससे करना है, दूसरा काम गोपनीय करना है। गोपनीय क्या करना है? बच्चे से नहीं कहना है कि तुम बस्ता दिखाओ क्या काम मिला है, कौन टीचर, ना ना, चुपके से पहले आप देखें किस कॉपी में उसको वर्क मिला है, कहां पे वर्क मिला है। आप अपना दिमाग में एडजस्ट करें कि इसे कल जाने के पहले कराना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें रिलैक्स होने दीजिए, खेलने दीजिए। ये नहीं कि जाते ही बस तुरंत बैठा दिया चालू हो गए, ऐसा कहीं नहीं होता है। फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का कहीं समय है तो उस समय उसको बैठाइए अपने पास, रिलैक्स हो चुका है, और थोड़ी पहले बातें कीजिए। बड़े आज टीचर ने क्या कहा स्कूल में, और तुम्हारा कोई दोस्त बना या नहीं बना, अच्छा ये बताओ तुमको कौन अच्छा लगता है, कौन टीचर तुमको सबसे अच्छी लगती है। अब वो उत्तर दे दे तो उसे आके स्कूल में मत बता दीजिएगा वरना एक टीचर तो खुश हो जाएगी, बाकी टीचर आपकी दुश्मन हो जाएगी। तो हम लोग भी पूछते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते, लेकिन हम लोग तो टीचर आते हैं थोड़ा हैंडल करते हैं, तो हम तो जो टीचर मिलता है उसी से कह देते हैं कि मेरा बच्चा कहता है आप ही सबसे अच्छी टीचर है, हर टीचर के बाद। तो इस तरह से उसकी स्कूल की गतिविधियों के ऊपर पूछ के उसे अपना फ्रेंड बना के नजर रखिए, उसका होमवर्क जरूर कराइए, जिससे लड़का 40 लड़कों के बीच में इसलिए अपने को अपमानित महसूस न करे कि मेरी मां ने नहीं कराया। टीचर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मां ने कराया या नहीं कराया, क्योंकि वो 40 के नजरिए से टीचर देख रही है, पनिशमेंट तो देगी, वरना एक को छोड़ देंगे तो 39 के बिगड़ जाने का डर है। ये कीमत तो नहीं चुका सकती कोई टीचर। लेकिन इसका दोषी कौन था? दोषी तो आप थे। दंड कौन भुगत रहा था? वो तो आपका बच्चा भुगत रहा था। नहीं, इसलिए भी तो उस बच्चे को मत ले जाएंगे। एक और चीज, हम लोग अक्सर मजाक में कहा करते थे कि यार होमगार्ड वालों की वर्दी और ड्रेस देख के पता चल जाता है कि सब होमगार्ड वाले हैं। पुलिस वाले के ड्रेस से आपको पता चल जाएगा कि ये पुलिस वाला है, और एक आर्मी पर्सन आपके सामने से अगर गुजरेगा तो उसके ड्रेस से ही आपको पता चल जाएगा ये सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। बड़ा फर्क पड़ता है सब। और हम लोगों को हमारी बटालियन में एक शीशा लगा होता था, वर्दी पहन के हम सबसे पहले वहां जाते थे, उस शीशे पे लगा हुआ था मैं देखने में कैसा लगता हूं। फिर
वेल स्मार्ट अपने बच्चे को बनाइए। वेल स्मार्ट का मतलब भाई जूता अगर है तो वो पॉलिश हुआ होना चाहिए। पहले तो स्वयं कीजिए, फिर धीरे धीरे बच्चे को आदत पकड़ाइए। आज की तारीख में अभी यहाँ बहुत से लोग मेरे मित्र ऐसे बैठे होंगे जिनके लिए बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनाना है और फला तारीख को जो है वो मीट मुर्गा नहीं खाना है, लेकिन ये सब चीजें हमारे फौज में लागू नहीं होती। मैं जब से हूं तब से लेके डेली दाढ़ी बनाना है। जिस तरह से हम डेली खाना खाते हैं वो हमारे रूटीन में शामिल हो चुका है। तो उस तरह से बच्चे को वेल ड्रेस्ड करके घर से पहना के, और इसमें मैं जरूर कहूंगा कि पापा मम्मी दोनों का रोल है। अब ये नहीं कि मान लिया कि वो श्रीमती जी तैयार करेंगी या वो बेचारी उधर चूल्हे पे रोटी बना रही है तो लड़का इधर चिल्ला रहा है कि मम्मी हाफ पैंट नहीं मिल रहा है, तो इधर हाफ पैंट लेने आई तो उधर जो है रोटी जल गई, उधर हस्बैंड साहब चिल्ला रहे हैं बैठे हुए, अभी तक खाना नहीं दी मेरे को, ऑफिस जाना। अरे क्या समझ रखा। अब हर जगह तो मोदी जी जैसे कल ट्रेनिंग कॉलेज में लगा है उस तरह की मशीन तो नहीं बैठवा देंगे 1 घंटे में 40,000 रोटी बनेगी पूरे बनारस भर को। भाई किसी गृहिणी को ले आने की घर पे क्या जरूरत है, मोदी जी वही भेज दें घर घर तो आसान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसमें दोनों का सहयोग है। ये मान के चलिए हम दोनों जल्दी करेंगे, चलो तुम उधर रोटी बना लेती हो, भोजन तैयार करो, मैं इधर इसको तैयार करता हूँ, समय चुराइए सब। और बच्चा स्कूल चला गया तो वो समय किसका है साहब? जो बचा हुआ समय वो आपका और आपके पतियों का समय है। लेकिन आप तो रोजाना उलझी हुई है, वही 100 मीटर का 4x100 मीटर रिले रेस चल रहा है, सवेरे उठते ही चालू हो जाता है। नहीं, दिमाग में स्थिर हुई है, मान लीजिए ये हमारा है। और जब जो काम दिल से आप करते हैं उसमें थकान नहीं होगी, और जो काम दिमाग से करेंगे तो फिर तो थकान होगी ही होगी। एक और चीज, थप्पड़ मारने से बचिए। थप्पड़ मारने का अर्थ है सुधीजनों कि आप अपने को नियंत्रित नहीं कर पाए, आपका कंट्रोल एंड कमांड आपके ऊपर नहीं है। हम लोग डू और डाई के लेवल पे जीने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग भी सामने वाले को डिस्ट्रॉय उस लेवल पे करने की बिंदु पे जाते हैं जब हमारे पास सारे ऑप्शन के रास्ते बंद हो जाते हैं। कैंसर हो गया हाथ में, तो अब 2 में से एक तय करना है, या तो हम मर जाए या तो उस हाथ को काट दे। तो क्या फैसला लेंगे आप? जाहिर सी बात है, इसमें फैसला लेने जैसी कोई बात ही नहीं है, हाथ ही काटना है। ये तो आप नहीं कहेंगे कि मर जाने को, तो ये तो बहुत कमजोर मानसिकता वाले लोगों की बातें होंगी। ऐसे लोगों को, ऐसे देश को मुस्तकबिल तो तैयार नहीं कर रहे। तो कभी भी अपने बच्चे को सार्वजनिक स्थान पे डांटने से और मारने से बचिए। लेकिन ऐसा आप करते क्यों हो ये भी समझ लीजिए। आपको लगता है कि वो सामने वाला सोच रहा होगा कितना बदतमीज लड़का है इनका। अब जैसे मान लीजिए आप गए किसी से मिलने के लिए, मिठाई आ गई, तो साहब 80 साल का बूढ़ा आदमी मिठाई के लिए हाथ जल्दी नहीं बढ़ाएगा। कोई छोटा लड़का है, 2 खा लिया, 2 पार्टी पे रख लिया, अब आप उसको क्या तरीका है तुम्हारा बदतमीजों की तरह, आप उसको थप्पड़ जड़ दीजिए। और थप्पड़ आप इसलिए जड़े कि जिसके हम गए हैं वो सोच रहा है कि इस लड़के को तो कुछ सिखाया नहीं गया है, निकलिए बाहर। भाई साहब उनका भी लड़का कहीं और जाके मिठाई दाब रहा होगा। क्यों आप अपने बच्चे को मार रहे हैं भाई? समझिए इस बात को, वो बच्चा है, वो मिठाई की तरफ नहीं भागेगा तो हम आप थोड़ी भागेंगे। अब हम चाहते हैं कि 70 वर्ष की अवस्था में जो जो हमारी आदतें हैं वो बच्चा अभी 7 साल में सीख ले। चुपचाप घर में बैठे रहो, हल्ला मत करो, शोर मत मचाओ। और एक चीज और, जीवन में एक बच्चा, बस 2-4 बातें और कहते पर है तो विषय बहुत लंबा है। कभी भी जीवन में, मैं शिक्षकों के लिए भी कह रहा हूं, कभी भी जीवन में अध्यापन के द्वारा उतना कुछ नहीं सिखाया जा सकता जितना आप अपने व्यवहार से सिखाते हैं। ख्याल रखिएगा, जितने भी श्रेष्ठतम शिष्य हुए हैं अपने गुरुओं के, उन्होंने अपने गुरुओं की बातों से उतना नहीं सीखा है जितना उनके व्यक्तित्व से सीखा है। इसी भारतीय वांग्मय में एकलव्य तो कभी द्रोणाचार्य से मिला ही नहीं,
और पूरे उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करते हुए मूर्ति बना के इस तरह की तीरंदाजी की साधना को उसने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचाया कि इतिहास बन गया। और देखिए उस शिष्य के दिल की विस्तारवादी स्थिति कि जिसने उसका अंगूठा काट लिया उसी को उसने जिंदगी भर का अपना गुरु मान लिया। ये एकलव्य था, क्योंकि व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा था एकलव्य के ऊपर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कलाम साहब अपने गुरु से मिलने जाते, जो वर्तमान समय में अपने समय में हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ, लेकिन व्यक्तित्व से वो कहां प्रभावित है? अपने गुरु से। उनका चरण छूने के लिए वो जा रहा है। वही चीज मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने व्यवहार को इतना खूबसूरत बनाइए कि आपका बच्चा आपके व्यवहार से वो सीखे जो 4 साल स्कूलों में नहीं सीख सकता। वो बोलेगा मेरी मम्मी इतना मुझे प्यार करती है, मेरी मम्मी की ये आदत मुझे बहुत अच्छी है, पापा की ये आदत बहुत अच्छी है। पापा जो ही घर आते हैं सबसे पहले मुझे उठाते हैं, पापा पूछते हैं आज स्कूल में क्या किया तुमने, अच्छा बोले तुम्हें क्या चाहिए। मैं तो अपने पापा, और कितने तो बेचारे ऐसे हैं जो अपने पापा से बातें नहीं कर पाते, पापा बात नहीं किए पापा से, वो कि पापा ने मिसाइल डाल दी, खेल खत्म हो गया, जाके उधर बैठा है चुपचाप। तो ये चीज याद रखिएगा। और एक अंतिम बात, नजरिया बदल जाने से भाव बदल जाते हैं, ख्याल रखिएगा। नजरिया बदल जाने से भाव बदल जाते हैं। और इसके लिए एक लाइन कह रहा हूं, इसे हमेशा याद रखिएगा। रहीम दास का है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। जिंदगी में ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए कि जब टूटने की स्थिति बने तो जुड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए 1000 बार उसको मना लीजिएगा, उसके रूठने पे उसको मना लीजिएगा, क्योंकि उसका रूठ जाना तो ठीक है लेकिन मन से टूट जाना ठीक नहीं है, यह बड़ा खतरनाक होगा। तो नजरिए बदल जाने से भाव कैसे बदलते हैं, इसी बात को कह के मैं बात समाप्त करूंगा। फिर कभी मौका मिला, अशोक भाई बुलाए तो और ढेर सारी बातें होंगी। एक ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा था और 3-4 बच्चे थे जिन्होंने कंपार्टमेंट में उधम मचा रखा था। किसी का सामान खींच ले रहे थे, किसी का सामान गिरा दे रहे थे, तो किसी का पानी गिरा दे रहे थे। और कंपार्टमेंट में बैठे वाले सब आदमी सोच रहे थे ये 1 नंबर के बदतमीज लड़के आखिर हैं किसके। थोड़ी देर बाद उन्हें पता भी चल गया, एक व्यक्ति जो गुमसुम बैठा हुआ है किनारे, ये उसी के 3-4 लड़के। एक आदमी ने हिम्मत करके कहा कि भाई साहब, अरे क्या सहूर सिखाया आपने इन बच्चों को, यही सब सिखाया, सामान खींच रहे गिरा रहे। उस आदमी ने सिर्फ एक वाक्य कहा कि 3-4 घंटे पहले इन बच्चों की मां का देहांत हो गया है। मैं तो खुद 3-4 घंटों से सोच नहीं पा रहा हूं कि यह समाचार इन बच्चों को कैसे बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले क्या भाव था, बदतमीज बच्चे क्या क्या, और जब बातें साफ पता चली तो भाव आपके क्या हुए, बदल गए। इसलिए जब भी बेटा कुछ कहने आए, बेटी कहने आए, जी भर के सुनिएगा, रोक मत दीजिएगा उसको, पहले सुन लीजिए फिर कुछ निर्णय लीजिएगा, वरना बहुत अनिष्ट हो जाएगा। और ये वही अनिष्ट होता है कि लड़का फेल हो गया, आया पिताजी को मार्कशीट दिखाया और पिताजी चालू हो गए कि मुझे तो मालूम था कि तुम्हारा यही होना है, साल भर घूम रहे थे, हैं क्लास छोड़ के इधर उधर जा रहे थे, तो फेल होना था और क्या होना था, तुमको तो पैसा देना नहीं है, पैसा तो हम दे रहे हैं, कैसे कमा रहे बताएगा बाप, सब बताएगा कैसे कमा रहे हैं, तुमको क्या पता। और फिर 4 घंटे के बाद नेक्सस के किसी थाने से फोन आता है आपके घर कि भाई साहब ये दिनेश आपका लड़का है क्या, झटका लगता है आपको,
फिर भी आप हाँ हाँ मेरा है सर, क्या हुआ? सर रेलवे लाइन पे एक लाश पड़ी हुई है, आइए जरा शिनाख्त कर दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा कुछ, वहां जाके आपको सब याद आ जाएगा। अरे जब फेल हो ही गया तो आपके डांटने से वापस पास तो होगा नहीं। तो पॉजिटिव दिशा में बात करनी थी कि बेटे दुनिया के उस आदमी का नाम बताओ जो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। उस आदमी का नाम बताओ जिसने साइकिल सीखते वक्त कभी साइकिल से वो गिरा नहीं। और फिर भी तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मैथ में थोड़ा सा तुम्हारा कम है बेटा, इस बार मेहनत करना है। और मालूम तुम 3rd डिवीजन पास हो जाते तो वो डिग्री लेके क्या करते? तो चलो अच्छा है 1 साल और पढ़ो और फर्स्ट क्लास की डिग्री लेके अगले क्लास में जाओ। और जब ही उसे लगेगा दुनिया में सबसे बड़ा मुंह वो देख रहा था अपनी मम्मी और पापा का, और उन्होंने अगर दुत्कार दिया तो लड़का सिवाय मौत को स्वीकार करने के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा सूत्र है, पहले सुनिए, सुनिए, लेकिन बोलते वक्त होश में रहिए। क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर। तो अंत में एक कृष्ण बिहारी मूल का शेर मुझे याद आ रहा है, कृपया इसका गलत अर्थ नहीं लेंगे, कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। बड़ा मुश्किल है ना किसी बच्चे को पालना, उसे आगे ले जाना, वो शरीफ ही बन जाए। तो कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, क्या बात है, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। क्या बात। और अंतिम लाइन, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना है कि झूठ बोलता ही नहीं। और एक अंतिम लाइन इसी कृष्ण बिहारी नूर की ही, सच घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो मैं आपसे ये अंतिम वाक्य कह के जाऊंगा कि इतने हिस्सों में बट गया हो, मेरे हिस्से में कोई बचा ही नहीं, तो जितने हिस्से में बटे हैं उसमें एक हिस्सा डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी की तरह अपने बेटे और बेटियों के लिए बचा के रखिएगा, क्योंकि देश के मुस्तकबिल में और उन्हें बेहतर अंजाम तक ले जाना है, एक शानदार नागरिक बनाना है। और जब इस देश का वजूद जिंदा रहेगा तभी हमारा वजूद जिंदा रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो हम आराम करेंगे। थैंक यू, आप सभी ने मुझे सुना, और उस थोड़ी देर के लिए कहीं और से हट के यहीं पे आप उपस्थित हुए, ये मेडिटेशन का भी कार्य है, तो इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। फिर कभी मौका मिलेगा थोड़ी बात। नमो तस्स भगवतो